माय नेम इज़ रजत मालू एंड आई एम फ्रॉम जयपुर। मैंने इस साल क्लैट में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया है। मेरे बारे में कुछ बताता हूँ। मैं क्लास 11th 12th में मैंने साइंस मैथ्स चूज़ किया था स्ट्रीम अपना, एंड आई प्रिपेयर्ड फॉर JEE ड्यूरिंग माई 11th एंड 12th। मुझे साइंस में इंटरेस्ट था, बट मैं ट्रेंड के साथ और थोड़ा अपने साथ वालों को देखकर मैं इंजीनियरिंग में चला गया। इसके बाद मैंने 11th-12th में मैंने पढ़ाई, मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट कम है, और 12th में मैंने सिर्फ 74.8% स्कोर हासिल किया। उस टाइम मैं थोड़ा परेशान था क्योंकि 12th का बोर्ड्स का रिज़ल्ट भी मेरा अच्छा नहीं था, एंड आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द JEE एग्ज़ाम। सो उसके बाद मैंने वेरियस करियर ऑप्शंस देखना शुरू किए, क्योंकि मुझे लगा कि साइंस मैथ्स में मैं फ़्लो के साथ चला गया, बट अब मुझे कुछ अलग करना है। मेरी जो स्ट्रेंथ और एबिलिटीज़ है, जिन चीज़ को मैं यूज़ कर सकता हूँ, वो चीज़ें मैं लॉ एज अ करियर ऑप्शन अच्छे से यूज़ कर पाऊँगा। ये मैंने 12th के बाद रिसर्च किया कि अलग अलग करियर ऑप्शंस जब मैंने देखे, काफ़ी रिसर्च के बाद मैंने लॉ किया, क्योंकि मैंने सोचा कि साइंस मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट था, बट मुझे इंजीनियरिंग नहीं करना था। फिर इसके बाद मैंने काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स देखे, तो मैंने उसके बाद में मैंने लॉ प्रेप जयपुर में मैंने कोचिंग ली पूरे साल भर। साइंस मैथ्स से इधर आना मेरे लिए एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था, अलग एक ट्रांजिशन पॉइंट था मेरी लाइफ का, क्योंकि सब लोग एक्सपेक्ट करते थे कि मैं एक अच्छा इंजीनियर बन सकता हूँ। मेरे पेरेंट्स को लग रहा था कि मैं JEE क्रैक कर लूँगा, बट जब उस टाइम मुझे खुद को भी थोड़ा सा डिप्रेसिंग सा लगा, और साथ के साथ ये लगा कि मैं बचपन से अच्छा स्टूडेंट था, बट ये क्या हो चुका है। तो मुझे थोड़ा अलग लगा, मुझे थोड़ा लो फील हुआ उस टाइम लाइफ में। बट उस टाइम मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मुझे उन्होंने समझाया कि मुझे होप नहीं छोड़नी चाहिए, और किस तरह से लॉ एक ऐसा ऑप्शन है मेरे लिए जहां मैं अपने स्ट्रेंथ्स, अपनी एबिलिटीज़ को अच्छे से यूज़ कर सकता हूं। तो लॉ चूज़ करने के बाद मेरा सबसे बड़ा जो वो था, मेरा प्रॉब्लम था कि मुझे लॉ के बारे में कुछ आइडिया नहीं था लास्ट ईयर तक। तो मैं किस तरह से लॉ के फील्ड में जाऊं और किस तरह से क्लैट को क्रैक करूं। और मैंने जब लॉ स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया लास्ट ईयर लॉ में, तभी से मेरा सपना था कि मैं AIR-1 लाऊं। और जिस दिन मैंने AIR-1 अपना देखा, जिस दिन रिज़ल्ट आया, मैं बहुत सरप्राइज था। मैं बहुत खुश था, और I was pleasantly surprised because I was expecting a single digit rank, but AIR-1 was a surprise, was a very pleasant surprise. मेरे पेरेंट्स बहुत खुश थे, उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तो AIR-1 मेरा एक सपना था। जैसे ही मैंने करियर लॉ चूज़ किया लास्ट ईयर, मेरा सपना था कि मैं AIR-1 लेकर आऊँ लॉ में। इसके बाद मैंने साल भर जिस तरह से प्रिपरेशन की, उसके बारे में कुछ बताता हूँ। क्लैट पहले तो 200 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। दे आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 50 मार्क्स क्वेश्चंस GK के होते हैं, 50 मार्क्स क्वेश्चन लीगल के होते हैं, 20 मार्क्स मैथ्स, 40 मार्क्स इंग्लिश, 40 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम GK और लीगल था। तो लास्ट ईयर से मुझे पता था कि मुझे इन दोनों सब्जेक्ट्स को अच्छे से इम्प्रूव करना है। सो आई प्रिपेयर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम थ्रू आउट दिस ईयर फॉर GK एंड फॉर लीगल एप्टीट्यूड। तो GK के लिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से सब्जेक्ट वाइज मैंने प्रिपेयर किया। GK के लिए न्यूज़पेपर डेली पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं रेगुलरली द हिंदू न्यूज़पेपर हर दिन पढ़ता था, साथ के साथ उसके एडिटोरियल्स पढ़ता था। कुछ लोग न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ते हैं, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको न्यूज़पेपर्स GK के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आए थे, वो GK के, आप देखिए न्यूज़पेपर्स से क्लैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो न्यूज़पेपर्स पढ़ना मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा, मेरी बहुत हेल्प मिली GK में इससे। साथ के साथ मैंने gktoday.in वेबसाइट और अलग कुछ वेबसाइट में क्विजेज वगैरह देखे, और ऑनलाइन भी मैंने काफ़ी GK के लिए प्रिपेयर किया। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी प्रिपरेशन GK के लिए ही रहती थी। साथ के साथ मैंने अपना कोचिंग मटेरियल लिया GK के लिए, और
इसके अलावा जीके मुझे पहले से मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था जब मैं क्लैट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहा था, जब मैं आईआईटी में था, तो तब से मेरा इंटरेस्ट था करंट अफेयर्स में। इसके लिए मतलब मुझे बहुत, लेकिन फिर भी मुझे मेहनत तो जीके में सबसे ज़्यादा करनी पड़ी थी। मैं अपनी डायरीज बना लेता था कि जिस डेट को जो भी न्यूज़ आई उसको मैं लिख लेता था। साथ के साथ उसको मैं 15 दिन से या 1 महीने बाद में उसको रिवाइज करता रहता था। तो जीके मेरे लिए थ्रू था। अक्टूबर के बाद अप्रैल मई तक मैंने जीके बहुत ज़्यादा फोकस, सबसे ज़्यादा फोकस मेरा जीके पर रहा। तो और जीके क्योंकि अच्छा स्कोरिंग सेक्शन भी है, आपके लिए 50 मार्क्स होते हैं और केवल 7 मिनट्स में या 8-10 मिनट्स में आप पूरा पेपर कर सकते हैं। तो जीके अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं मार्क्स। इसके बाद लीगल एप्टीट्यूड 50 मार्क्स की थी, जिसमें भी मुझे प्रॉब्लम था क्योंकि ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया फील्ड था। मैं साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से इधर आया और लीगल एप्टीट्यूड के लिए सबसे पहले मेरे पास्ट ईयर पेपर्स मुझे बहुत हेल्प किया, क्योंकि क्लैट आईलेट पास्ट ईयर पेपर्स अगर आप कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं, बस वो थोड़ा सा उनको ट्रिकी कर देते हैं। बाकी क्वेश्चंस जो होते हैं वो पास्ट ईयर पेपर्स से रिपीटेड होते हैं, इसलिए वो बहुत हेल्प करते हैं। साथ के साथ मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। लॉ प्रेप में मैंने 70 से ज़्यादा मॉक्स दिए और इसके लिए मुझे लीगल में बहुत हेल्प मिली, क्योंकि आप अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। आप अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चंस से आप एक बार जान जाते हैं। तो क्लैट में कोई नया क्वेश्चन आता है तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग नहीं होता। तो मॉक टेस्ट बहुत सारे देना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। साथ के साथ मैंने लीगल के लिए जीके भी पढ़ाई करी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह मैंने पढ़ा। इसके अलावा लीगल मैगजिम्स थी 2017 के क्लैट में। 15 क्वेश्चंस वर ऑफ लीगल मैगजिम एंड 35 क्वेश्चंस वर ऑफ लीगल रीजनिंग। सो you need to prepare both. You need to prepare for reasoning in the legal aptitude section and you need to prepare for the legal GK section. और लीगल सेक्शन भी बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन है। मेरे सबसे ज़्यादा मार्क्स लीगल में ही आए हैं, तो इसके लिए भी मैंने साल भर, पूरा साल मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया। कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया, हालांकि इस साल क्वेश्चंस नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन से। इसके बाद इंग्लिश मेरी पहले से थोड़ी अच्छी थी और बट फिर भी मैंने ग्रामर के रूल्स के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। इंग्लिश मेरी इसलिए भी अच्छी थी क्योंकि मुझे नॉवेल्स पढ़ने का बहुत शौक है, क्लासिक नॉवेल्स, और इसलिए इंग्लिश मेरी थोड़ी सी पहले से अच्छी थी। पर फिर भी मैं रूल्स पढ़ा, सारे मैंने रूल्स पढ़े। इसके अलावा वोकैबलरी मैंने साल भर अपनी इम्प्रूव की। द हिंदू न्यूज़पेपर भी बहुत हेल्प करता है इंग्लिश के लिए, क्योंकि वो आप जो एडिटोरियल्स वगैरह रेगुलरली पढ़ते हैं, एक चीज़ तो आपका इंटरेस्ट डेवलप होता है करंट अफेयर्स में, और साथ के साथ इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाती है, आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होती है। क्योंकि इस साल भी 5 क्वेश्चंस के लिए एक बड़ा सारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था क्लैट में। तो हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी आप न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं वो बहुत हेल्प करता है, जीके के लिए ही नहीं, साथ के साथ इंग्लिश के लिए भी। तो न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए अच्छा रहा। इसके अलावा मैंने एक रजिस्टर बना रखा था अपनी वोकैबलरी के लिए। मेरी वोकैबलरी पहले से थोड़ी ठीक थी, बट मैं जो भी नए वर्ड्स आते थे उनको मैं अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर लेता था। साथ के साथ उस वर्ड्स के सिनोनिम, एंटोनिम्स वगैरह सब मैं उस रजिस्टर में नोट डाउन कर लेता था। तो मैंने जब भी 15 डेज, 20 डेज, 1 मंथ के बाद जब भी मैं उसको रिवाइज करता था तो वो वर्ड्स सारे एक बार मेरे दिमाग में वापस रिकॉल हो जाते थे। और वोकैबलरी इम्प्रूव करना क्लैट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हेल्प करता है। ये इस बार लॉजिकल रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस, आई डोंट नो, क्लैट में इंग्लिश वोकैबलरी के थे। इसके अलावा ये लीगल में आपको हेल्प कर देता है। ये वोकैबलरी आपकी अच्छी होती है तो आपको काफ़ी हेल्प क्लैट में मिलती है। तो क्लैट में मैंने अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह से वोकैबलरी इंप्रूव की। मेरा जो रजिस्टर था मैंने वो मेंटेन किया थ्रू आउट द ईयर। और इसके अलावा मैंने न्यूज़पेपर्स का बहुत मुझे हेल्प मिला वोकैबलरी में। ग्रामर में कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि जिनकी ग्रामर और इंग्लिश पहले से ठीक होती है, सो दे टेक इंग्लिश फॉर ग्रांटेड। वो लोग इंग्लिश को ज़्यादा पढ़ते नहीं है, रूल्स को पढ़ते नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दे डू बाय इंट्यूशन, एंड दैट वाज हाउ आई वाज डूइंग माय क्वेश्चंस टिल अराउंड नवंबर टू जनवरी। बट फिर मुझे लगा कि मुझे इंग्लिश ग्रामर भी पढ़नी चाहिए, बिकॉज समटाइम्स योर गट फीलिंग, योर इंट्यूशन फॉर ग्रामर क्वेश्चंस इज रॉन्ग। तो मैंने उसके बाद से
इंग्लिश भी पढ़ा, ग्रामर भी पढ़ा। इसके बाद अपन देखते हैं मैथ्स। तो मैथ्स 20 मार्क्स की होती है, कुछ लोग पूरी तरह मैथ्स को अवॉइड कर देते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ दोज पीपल, बिकॉज 20 इजी स्कोरिंग मार्क्स होते हैं क्योंकि 10th क्लास तक की मैथ्स आती है। तो मैथ्स के लिए मुझे बहुत ज़्यादा तो प्रिपेयर नहीं करना पड़ा, बिकॉज 11th-12th में मेरे पास मैथ्स ही था। लेकिन फिर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढे और कोचिंग में मुझे हेल्प मिला शॉर्ट ट्रिक्स ढूंढने के लिए। साथ के साथ मुझे टाइम अपना कम कंज्यूम करना था। मेरा टारगेट यही था कि क्वेश्चंस तो मैं सारे सॉल्व कर देता हूँ मैथ्स में, बट कम टाइम में वो सॉल्व हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिस भी की लास्ट में मैथ्स की। मैथ्स के लिए ज़रूरी यही है, अगर आप मैथ्स में वीक हैं तो उससे डरिए नहीं, उसको लेके बैठिए, उसके साथ सॉल्व कीजिए। मैथ्स के साथ खेलना बहुत ज़रूरी है। मुझे मैथ्स पहले से अच्छा लगता था, इसलिए मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। पर अगर आपको डर है, फियर है, मैथ्स फोबिया है, तो आपको मैथ्स के लिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रेगुलरली प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप अच्छे से क्लैट में 20 मार्क्स आप इजी स्कोर कर सकते हो और ये बहुत अच्छा एज देता है आपको दूसरे कैंडिडेट्स का। इसके बाद फॉर लॉजिकल रीजनिंग देयर आर टू पार्ट्स, देयर इज दिस लॉजिकल रीजनिंग एंड देयर इज दिस क्रिटिकल रीजनिंग। सो आई प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सेक्शंस, ऑल्दो क्रिटिकल रीजनिंग इस साल कम था क्लैट में, थोड़ा वेटेज, बट लॉजिकल रीजनिंग मेरा पहले से थोड़ा सही था। और मैथ्स आपकी सही होती है तो आपको लॉजिकल रीजनिंग में भी फ़ायदा मिल जाता है, बिकॉज यू हैव दी सीरीज क्वेश्चंस एंड पजल्स एंड एवरीथिंग। सो अगर आपकी लॉजिकल रीजनिंग सही नहीं है तो सिमिलरली लाइक मैथ्स यू नीड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर लॉजिकल रीजनिंग ऑल्सो। फॉर क्रिटिकल रीजनिंग अगेन reading newspapers was a really helpful part for me, although there were a lot less questions this year for critical reasoning, but newspaper reading से आपको critical reasoning section में बहुत अच्छी help मिल जाती है। इसके अलावा मैंने M.K. पांडे बुक सॉल्व की थी क्रिटिकल रीजनिंग के लिए, और क्रिटिकल रीजनिंग मेरी शुरू से थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट क्रिटिकल रीजनिंग में ज़रूरी ये है कि आप नॉर्मल प्रूडेंट मैन की जैसे, इंडिविजुअल की जैसे सोचो, उसमें आपको बायस नहीं होना चाहिए, कुछ भी बायस स्टीरियोटाइप नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चंस के समय। आपको कुछ भी जो आप एक किसी साइड इंक्लाइंड हो तो वो सब नहीं होना चाहिए, जैसे आर्ग्यूमेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं क्रिटिकल रीजनिंग में। वो मेरे साथ शुरू में बहुत प्रॉब्लम था, क्योंकि मैं जो भी मैं सोचता था मैं वैसा कर देता था आंसर। बट आपको क्रिटिकल रीजनिंग के लिए एक नॉर्मल प्रूडेंट ह्यूमन बीइंग की तरह सोचना है, क्या सच क्या सही है सोसाइटी के लिए, उस अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ईजी हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये सारे सब्जेक्ट्स के बाद बताता हूँ कि किस तरह से मेरा लॉ के आगे क्या मेरा कोर्स ऑफ एक्शन रहेगा। मैं नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर ज्वाइन करने वाला हूँ 1 जुलाई से, और अभी तक एज सच मैंने कुछ करियर ऑप्शन फिक्स नहीं कर रखा कि मुझे जुडिशरी में जाना है या लिटिगेशन या प्रैक्टिस या व्हाटएवर। तो अभी तक मैंने जो सोचा है, मेरा जो प्लान है कि आगे मैं 5 इयर्स में खुद को देखूंगा, चीज़ें एक्सप्लोर करूंगा, किस साइड में इंक्लाइंड हूँ, कौन सी चीज़ मैं अच्छे से कर सकता हूँ, कहाँ मैं अपनी स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ को यूज़ कर सकता हूँ, वहाँ मैं अपना 5 इयर्स के बाद अपना करियर को ले जाना चाहूँगा। इसके अलावा लॉ एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है अगर आप साइंस मैथ्स बैकग्राउंड से हैं और आप फ्लो के साथ इंजीनियरिंग या मेडिकल में चले गए हैं, तो या आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया है और आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है और आप अलग करियर ऑप्शंस अगर देखते हैं, तो लॉ मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन करियर ऑप्शन है आपके लिए। बिकॉज मेरा खुद का इंटरेस्ट नहीं था इंजीनियरिंग में, मतलब मेरा साइंस मैथ्स में इंटरेस्ट था, बट इन द 11th एंड 12th क्लास आई रियलाइज कि मुझे इंजीनियरिंग तो नहीं करना है। दैट्स वाई अगर आप साइंस मैथ्स से घबराते हैं, साइंस बायोलॉजी मेडिकल या किसी भी चीज़ में आप फोर्सफुली अंदर चले गए हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपको वो चेंज करना चाहिए। बिकॉज फ्लो के साथ आप जाते हैं, मेरा खुद का आप देखिए कि एक फ्लो को तोड़ के, एक ट्रेंड को तोड़ कर मैं लॉ में आया। मैं साइंस मैथ्स छोड़ दिया था मैंने 12th में ही, और मेरा सबसे अच्छा जो मुझे लगा कि मैं अपनी खुद की स्ट्रेंथ्स और एबिलिटीज़ को
यहाँ पर इम्प्रूव कर सकता हूँ। लॉ आपको चांस देता है बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, मतलब अब केवल ये नहीं है कि आईआईटी या मेडिकल में ही आप अपना करियर बना सकते हैं। लॉ एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, आप अपनी स्ट्रेंथ्स को यूज़ कर सकते हैं। लॉ आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए लॉ एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा नेशनल लेवल पर जो भी चीज़ें सोसाइटी में होती हैं, लॉज फ्रेम होते हैं कंट्री में, इसके लिए भी अगर आपको लॉ की नॉलेज हो तो आप काफ़ी अच्छा आप सोसाइटी में आपको इस चीज़ों का हेल्प मिलता है। तो लॉ मुझे बहुत इंट्रीगिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लगा आफ्टर माई 12th, बिकॉज साइंस मैथ्स वॉज वेरी मोनोटोनस फॉर मी एज सच। आई डिडंट प्रिपेयर मच फॉर इंजीनियरिंग बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड एज सच। तो मुझे चेंज करने के बाद स्ट्रीम आई वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद लॉ, बट आई वॉज डिटरमाइंड टू। तो मैं आपको साल की जर्नी बताता हूँ किस तरह से साल गुजरा। आप देखिए 12th के रिजल्ट आने के बाद और लॉ करियर ऑप्शन चूज कर लेने के बाद मैं सोशल मीडिया से दूर हो गया था। आई अनइंस्टॉल्ड माई व्हाट्सएप, आई डीएक्टिवेटेड माई फेसबुक अकाउंट, I was not going, I hang out with my friends, or I was not going to movie every other weekend like I used to do during my class 12th. So मुझे जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लगा कि आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी चीज़ करना चाहते हैं, यू शुड फोकस ऑन इट रादर देन गोइंग ऑन द थिंग्स विच वेस्ट योर टाइम। सो जितना ज़्यादा आप इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं इसके अलावा गिटार प्ले करता था अगर मैं कभी लो फील कर रहा हूँ, बट मैं टाइम वेस्ट चीज़ों से दूर रहता था। मेरे फादर भी हमेशा यही मुझे समझाते हैं कि जो भी चीज़ टाइम वेस्ट करती है उससे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ सोशल मीडिया और भी चीज़ें हैं जैसे मूवीज़ वगैरह, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना, ये सब चीज़ें बाद में भी हो सकती हैं। अगर 1 साल आप अच्छे से अपना करियर बिल्डअप कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आपकी लाइफ आगे अच्छी हो जाती है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आपके पेरेंट्स आपसे खुश होते हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी क्लैट AIR-1 लाने के बाद कि मेरे पेरेंट्स इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश थे। उन्होंने मेरा लास्ट ईयर देखा है और उन्होंने मेरा ये ईयर देखा है, उन्होंने ये चेंज देखा है, जो चेंज मैं खुद के अंदर लेकर आया और जो रिज़ल्ट ने जो चेंज शो किया। तो ये बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहा किस तरह से मैंने साल भर अपनी कई बार ऐसा भी होता था कि मॉक्स में कम स्कोर आ रहा है, मैंने 70+ मॉक्स दिए अपनी कोचिंग लॉ प्रेप में और वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे। बट कई बार स्कोर कम आता है, कई बार बहुत पढ़ाई करने का मन नहीं करता, तो मैं सोशल मीडिया और इन चीज़ों को अवॉइड करके मैं किसी दिन अपने फ्रेंड्स के साथ चल जाता था, या आई यूज़ टू प्ले गिटार, आई यूज़ टू प्ले बैडमिंटन रेगुलरली। मतलब मैं पढ़ भी रहा हूँ तो रोज़ में आधा से 1 घंटा मैं बैडमिंटन खेलने ज़रूर जाता था और इसका काफ़ी हेल्प मिलता है। आप फिज़िकली फिट रहते हैं, साथ के साथ पढ़ने में भी अच्छा इंटरेस्ट आता है, तो आपको कोई स्पोर्ट खेलना अच्छा होता है। इसके अलावा जीके के लिए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करता था, तो साल भर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ करंट अफेयर से अपडेटेड रहा, साथ में हम चीज़ रिमेंबर कर लेते थे। बिकॉज़ आप देखिए कि अकेले पढ़ना बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, बिकॉज़ ड्रॉप ईयर में आपके पास स्कूल भी नहीं होता है और आप खुद इट्स अ लोन जर्नी, इट्स अ लोन पाथ। सो अगर आप किसी फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं, साथ में आप जानते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो उतने ही ज़्यादा डिटरमाइंड हैं एक अच्छी AIR लाने के लिए क्लैट में, और वो पढ़ रहे हैं वो चीज़, तो आप उनके साथ जुड़िए। आप फ्रेंड्स के साथ पढ़ते हैं तो चीज़ें अच्छे से याद रहती है। जीके मेरे लिए बहुत अच्छा रहा क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ मैंने साल भर जीके की पढ़ाई की। इसके अलावा जो मैथ्स वगैरह सेक्शन होते हैं, ये फ्रेंड्स के साथ अगर आप सॉल्व करते हैं तो बहुत इन्जॉयबल एक्सपीरियंस हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ, मैंने अक्टूबर के बाद से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ना शुरू किया था। मतलब उससे पहले आई यूज्ड टू स्टडी लाइक फॉर 2-3 आवर्स अ डे। बहुत सारे लोग कहते हैं हम 15-15 घंटे पढ़ते हैं, मुझसे 15 घंटे पढ़ाई कभी नहीं होती, और क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, मैं वो सेटिंग नहीं दे सकता हूँ। कुछ लोग कर सकते होंगे तो दैट्स वेल एंड गुड, बट मैं
अप्रैल में भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लाइक इट यूज टू बी लाइक 6 to 7 hours a day। मई में मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ा, लाइक 11 to 12 hours बिकॉज फॉर क्लैट। और बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ना ज़रूरी नहीं है, आप स्मार्ट वर्क ज़रूरी है। किस तरह से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करूं, कहाँ कहाँ मेरी वीकनेसेस है उसको मैं इम्प्रूव करूं, और कहाँ कहाँ मैं अपनी स्पीड को इम्प्रूव कर सकता हूं। जैसे मेरे को मैथ्स आता था बट फिर भी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स अपनाए। earlier I used to do maths by my normal conventional methods, but with preparing for maths, with practicing for maths, मैंने अपना टाइम जो मैथ सेक्शन को मैं देता हूँ उसको बहुत कम किया। साथ के साथ मैंने लॉजिकल रीजनिंग में भी अपना टाइम बहुत कम किया। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितने मॉक्स देते हैं हर मॉक को एनालाइज करिए कि कहाँ पर आपकी वीकनेसेस है। अगर आपको टाइम में वीकनेस है, आपको एक्यूरेसी में वीकनेस है, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप लगता है कि आप वीक हैं, उस चीज़ पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है। और जितने आप मॉक्स देते हैं उनको आप अलग अलग स्ट्रेटजी के थ्रू दीजिए शुरुआत में। लास्ट मतलब आपको ये देखना ज़रूरी है कि कौन सी स्ट्रेटजी मेरे लिए बेस्ट है। आपका पेपर पैटर्न स्टार्ट करना, आपका सीक्वेंस ऑर्डर सब्जेक्ट्स का, आपका क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। मतलब एक बार आप ऐसा मॉक दीजिए कि जिसमें बहुत कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, जो आपको आते हैं वही। एक बार 200 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके देखिए कौन सा आपको अच्छा लग रहा है। वो स्ट्रेटजी साल भर में डेवलप होके आप क्लैट में यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है। बाकी क्लैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, ये आपकी इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को देखता है रादर देन योर मगिंग अप पावर्स और योर अदर थिंग्स। ये आपके इंटेलिजेंस कॉन्फिडेंस को जज करता है। तो यू नीड टू प्रिपेयर फॉर क्लैट एज दे वॉन्ट यू टू। तो क्लैट किस तरह के कैंडिडेट्स चाहता है जो स्कोर करें, या जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक NLU बेंगलोर, NALSA हैदराबाद, जोधपुर, कैलकाटा, भोपाल, ये लोग किस तरह के कैंडिडेट्स चाहते हैं जो इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। तो आपको उस अकॉर्डिंग ही आपके प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि रादर देन मग्ड अप पीपल जो सब रट रटा के आ जाएं, इससे बढ़िया एप्टीट्यूड वाले लोग वहाँ ये चाहते हैं। तो इसी तरह से क्लैट कमिटी मुझे लगता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन में, कि वो पेपर को इस तरह से सेट करते हैं कि वो एप्टीट्यूड को जज कर सकें एक इंडिविजुअल का। तो आपको देखना पड़ेगा कि लॉ यूनिवर्सिटीज़ टॉप क्या चाहती है। वो चाहती हैं कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, और इंग्लिश में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। तो आपकी प्रिपरेशन इस अकॉर्डिंग हो सकती है कि आपको जहाँ टॉप पर जाना है वो किस तरह के बच्चे होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो मैंने साल भर देखा। उन लोगों से मेरी बात हुई, मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और ये देखना ज़रूरी है कि वो चाहते हैं इंग्लिश एक आपकी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग एबिलिटीज़ एक आपकी अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग एबिलिटीज़ मेरी शुरुआत से अच्छी थी बिकॉज मैं नॉवेल्स पढ़ता था, और 11th-12th और बचपन से मेरी नॉवेल्स पढ़ने की बहुत ही एक अच्छी आदत रही है, जिसकी इंग्लिश नॉवेल्स ने मुझे बहुत हेल्प किया रीडिंग एबिलिटीज़ में। इसके अलावा न्यूज़पेपर्स रीडिंग एबिलिटी में बहुत हेल्प करते हैं। यू शुड रीड डेली एडिटोरियल ऑफ एनी न्यूज़पेपर, एनी इंग्लिश डेली। तो आपको उस अकॉर्डिंग खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा जैसे नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ चाहते हैं। एग्ज़ाम से एक दिन पहले भी मैंने पढ़ना छोड़ दिया था। मैंने पूरा 14th मई को क्लैट एग्ज़ाम था, बट मैंने 13th मई से पढ़ाई छोड़ दी थी। 13th मई को मैं थिएटर देखने चला गया था पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ मैंने आउटिंग डिनर किया, और बहुत काम कॉन्फिडेंट, क्योंकि एक दिन में आप कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते हो। जो भी है आपकी पढ़ाई साल भर की रहती है, साल भर आपने जो ही किया है वो उस 14th में, वो उस डेट को आपको हेल्प करता है, रादर देन आप एक दिन या 10 दिन 15 दिन में कुछ याद कर लेते हो। एग्ज़ाम में मेरा कैसा प्रिपरेशन रहा, टाइम मैंने सबसे पहले मैंने जीके अटेम्प्ट किया। फॉर 7 minutes आई डिड द जीके पार्ट ऑफ द क्लैट एग्ज़ाम। और जीके में ये इम्पॉर्टेंट है कि कोई क्वेश्चन पे आप स्टक नहीं हो। अगर आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो उसे छोड़ना चाहिए। साथ के साथ आप नर्वस नहीं होने चाहिए। मैंने जीके इसलिए मैंने पहले किया कि मुझे साल भर मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया था, और वो टाइम भी कम कंज्यूम करता है। जीके के बाद मैंने अराउंड 30 to 35 मिनट्स मैंने लीगल एप्टीट्यूड को दिया,
और उसके बाद में मैं इंग्लिश पर गया। इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन मैंने लास्ट में किया। पहले सारे जो कम टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस है वो मैंने पहले कर लिए। इसके अलावा फिर मैंने लॉजिकल रीजनिंग किया फॉर इंग्लिश में मुझे 20 मिनट्स अराउंड लगे। उसके बाद मैंने किया लॉजिकल रीजनिंग फॉर 30 मिनट समथिंग, और उसके बाद मैंने मैथ्स पे फोकस किया। तो टाइम मैनेजमेंट क्लैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू जस्ट हैव 120 मिनट्स एंड यू हैव टू डू 200 क्वेश्चंस। इसके साथ साथ कई बार अगर आप नर्वस हो जाते हैं तो वो चीज़ टाइम मैनेजमेंट बहुत ख़राब कर देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप बहुत सारे मॉक्स दो, जितने हो सकता है मॉक्स दो, और नर्वस नहीं होना चाहिए क्लैट के एग्ज़ाम के ड्यूरिंग। यू नीड टू बी वेरी कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द क्लैट एग्ज़ाम। इसके साथ टाइम मैनेजमेंट में कुछ लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है कि एक्यूरेसी कम हो जाती है। आपका टाइम तो, स्पीड तो बढ़ गया, बट एक्यूरेसी भी साथ के साथ मेंटेन रहना चाहिए। मगर अगर आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और जल्दी कर रहे हैं बट क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं तो क्लैट में नेगेटिव मार्किंग होती है +1 -0.25। तो स्पीड इम्प्रूव करने के साथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक्यूरेसी को भी इम्प्रूव करें। तो स्पीड के साथ में एक्यूरेसी इम्प्रूव होनी चाहिए। साथ के साथ मुझे जो लगा कि मैं अपने मॉक्स में 200 क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लेता हूँ, करता था। जितने भी मैंने मॉक्स दिए मैं फुल अटैम्प्ट पे करता था। और क्लैट में मैंने 197 क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए। 3 क्वेश्चंस मेरे छूट गए थे, बट 197 क्वेश्चंस मैंने अटैम्प्ट किए। और मुझे जो लगा कि अगर आपको कुछ ऑप्शंस में ऐसा लगता है कि मुझे 2 ऑप्शंस में से कन्फ्यूजन है, तो आपको उसको टिक कर लेना चाहिए। मतलब मेरे साथ ये वर्क किया है ये चीज़। मतलब मैं ज़्यादा अटेम्प्ट करता था क्वेश्चंस, और वो एक एज देता है आपको। सो ये मेरी जर्नी थी। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है, मैं अपने कॉलेज लाइफ को बिगिन करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।